Good evening, everyone. So, in last lecture of genetics, we were discussing about DNA repair methods. क्या बेसिकली कौन कौन से डीएनए रिपेयर के मेथड्स या आपके मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक तो मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, बेस एक्सीशन रिपेयर एंड डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है। सो आज हम जैसे एसओएस रिस्पॉन्स देखेंगे क्या होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है और आपका नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें जैसे एसओएस रिस्पॉन्स की, ठीक है, एसओएस रिस्पॉन्स क्या होता है। एसओएस रिस्पॉन्स बेसिकली जो होता है ये बेसिकली तब एक्टिवेट होता है जब आपकी जो म्यूटेशंस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। जैसे अब डीएनए के अंदर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा क्या हो गया है, म्यूटेशंस हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं और फिर हम रेस्ट ऑफ द टू मैकेनिज्म्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, मिथाइल डायरेक्टेड हो गया, न्यूक्लियोटाइड बेस एक्सीशन रिपेयर एंड डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिपेयर सिस्टम है हमारा एसओएस रिस्पॉन्स। व्हाट इज योर एसओएस रिस्पॉन्स, या जिसे हम क्या बोलते हैं आपका दैट इज एरर प्रोन ट्रांसलीजन, एरर प्रोन ट्रांसलीजन डीएनए सिंथेसिस, ट्रांसलीजन डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो रिपेयर सिस्टम होता है ये कैसे होता है आपका एरर प्रोन, इट इज ए एरर प्रोन ट्रांसलीजन डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। एक्चुअली ये जो सिस्टम होता है ये कब ऑपरेट होता है, जब मान लो म्यूटेशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आपका जो डीएनए है, ठीक है। अब मान लो डीएनए के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल बहुत जगह डीएनए में ब्रेक्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हो डीएनए के अंदर वी हैव सो मैनी ब्रेक्स, ठीक है तो चलो एक ही स्टैंड के अंदर, बट बहुत जगह पर क्या आपका ब्रेक है। अब होता है क्या है, क्योंकि ये तो मतलब डीएनए जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो इसमें ये जो रिस्पॉन्स होता है, ये रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स में क्या होता है आपका कि वो क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि सामने क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर ऐसे देखने लग गया तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। जैसे वो ये नहीं देखेगा कि सामने ये है तो टी लगाना है, तो सी है तो सी लगाना है, वो कहता है कुछ भी लगा दो, ठीक है। मतलब आप कुछ कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स लगा दो, ताकि बस ये हो जाए कि डीएनए कंप्लीट हो जाए और डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो रुके ना, या जो भी ट्रांसक्रिप्शन होना है जो भी है। तो वो कहता है कुछ भी लगा दो, ठीक है। उससे अगर तो ठीक हो गया ठीक है, कि मतलब यह कि क्या पता वो जो सेल है या वो बैक्टीरिया वो सरवाइव कर जाए। लेकिन अदरवाइज अगर ये सिस्टम नहीं ठीक कर पाया तो फिर मतलब वो जो बैक्टीरिया या वो जो सेल है वो आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बस ये होता है कि कुछ भी लगा दो, मतलब रैंडमली कहीं पर कुछ भी लगा दो, जैसे डीएनए को बस कंप्लीट कर दो, चाहे लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स लग जाए, चाहे रैंडमली कुछ भी लग जाए, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एरर प्रोन। तभी इसका नाम क्या दिया, एरर प्रोन, क्योंकि इसमें जो पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है उसे हम एरर प्रोन ही बोलते हैं, कि वो क्योंकि एरर ही है ना इसके अंदर, तो इसमें एग्जैक्टली तो आपका ठीक होने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो लिखिए इसके बारे में, व्हेन दिस पाथवे इज एक्टिव, व्हेन दिस पाथवे इज एक्टिव, कोमा डीएनए रिपेयर becomes डीएनए रिपेयर becomes significantly less accurate, डीएनए रिपेयर becomes significantly less accurate and a high mutation rate can result, and a high mutation rate can result, ठीक है। तो जब ये पाथवे एक्टिव होता है तो ये जो डीएनए रिपेयर है वो क्या हो जाता है आपका सिग्निफिकेंटली लेस एक्यूरेट, ठीक है, और हाई म्यूटेशन रेट कैन रिजल्ट, ठीक है। सो इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया, कोमा
और इन बैक्टीरिया error prone in bacteria error prone translesion 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 DNA synthesis DNA synthesis is is part of cellular stress response cellular stress response to extensive DNA damage to extensive DNA damage extensive DNA damage comma known as SOS response comma known as SOS response जिसे हम क्या बोलते हैं आपका SOS response ठीक है that is known as your SOS response ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ये जो रिस्पॉन्स है द SOS response is a global response is a global response to DNA damage global response to DNA damage in which cell cycle is arrested in which cell cycle is arrested cell cycle is arrested and DNA repair DNA repair and mutagenesis are induced mutagenesis are induced mutagenesis are induced ठीक है और ये जो बेसिकली सिस्टम होता है इस सिस्टम के अंदर जैसे एक प्रोटीन होता है जिसका क्या नाम होता है आपका दैट इज रैकेट ठीक है यहाँ पर एक रैकेट जनरल प्रोटीन होता है जिसका रोल भी कॉम्बिनेशन में भी होता है ये हम आगे भी पढ़ेंगे सो दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द रैक ए प्रोटीन this system involves the RAC-A protein, comma, stimulated by single-stranded DNA, comma, stimulated by इसको कौन स्टिमुलेट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इट इज स्टिमुलेटेड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए comma is involved in the inactivation of lax A repressor एक्चुअली जो लैक्स से होता है ना वो इस रिस्पॉन्स को मतलब ऑब्वियसली जब डीएनए में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तब तो हमें बेसिकली ये पाथवे नहीं कराना ना तो उसके लिए एक लैक्स से रिप्रेसर होता है ठीक है तो लैक्स से रिप्रेसर एक्टिव होता है जब ये पाथवे नहीं कराना होता लेकिन जब हमें ये पाथवे कराना है तो हमें लैक्स ए को क्या कराना होता है इनएक्टिवेट इज इन्वॉल्व इन द inactivation of lax A repressor is involved in the inactivation of lax A repressor lax A repressor ठीक है सो दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द रैके प्रोटीन विच इज स्टिमुलेटेड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ठीक है और इसके अलावा बेसिकली जो यहाँ पर पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज 5 और बेसिकली वी हैव स्पेसिफिक जीन्स दैट इज UMUC एंड UMUD ठीक है दो स्पेसिफिक जीन्स होती हैं उनका क्या नाम होता है
UMUC एंड UMUD, वो दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी, फॉर दैट दे कोड फॉर DNA पॉलीमरेज 5, UMUC एंड UMUD। बाकी UVR जीन्स जो हमने पढ़ी थी, इन केस ऑफ योर UVR जीन्स हमने कौन से रिपेयर पाथ में पढ़ी थी आपकी, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर में, उनका भी रोल होता है। बट मेनली ये जो पॉलीमरेज है ना, इसे हम एरर प्रोन बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है म्यूटेशन को ठीक नहीं करेगा, बट इट विल बी लेस एक्यूरेट, ठीक है, इसलिए हम इसे एरर प्रोन भी बोलते हैं। देखो नॉर्मली तो हम यही चाहते हैं कि DNA बिल्कुल ठीक हो, बट जब DNA में बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, उस टाइम पे बाकी जो रिपेयर पाथवेज हैं, क्योंकि वो चाहे आपके स्लो हैं, तो वो इतने सारे DNA को ठीक नहीं कर पाएंगे, तो ये सिस्टम तब एक्टिवेट होता है। और अगर इसने ठीक कर दिया ठीक है, अदरवाइज फिर जो सेल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो सेल है उसका DNA इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है, वैसे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। इसने कर दिया तो ठीक है, ये लास्ट है, दिस इज ए लास्ट रिजोर्ट, ये लास्ट रिपेयर मैकेनिज्म होता है। इफ इफ दिस पर्टिकुलर रिपेयर सिस्टम इज एबल टू रिपेयर DNA, रिपेयर मतलब वही है कि कर तो देगा, बट वही है कि मतलब कई जगह पे ठीक न्यूक्लियोटाइड लगेंगे, कई जगह गलत लगेंगे, तो रैंडम सब कुछ लगेगा, ठीक है। तो ये रिपेयर सिस्टम भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जिस रिपेयर सिस्टम की हम बात करेंगे, दैट इज योर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। हम कौन से रिपेयर सिस्टम की बात करेंगे, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इस रिपेयर सिस्टम को आप ध्यान से सुनना कि ये पर्टिकुलर रिपेयर सिस्टम हमारा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि जैसे एक सेल है, ऑब्वियसली सेल के अंदर क्या होता है, आपका DNA है, ठीक है, जैसे सेल के अंदर एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या है, अगर तो सेल फॉर एग्जांपल वो G1 स्टेज में है, अब हमें पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, वी हैव मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम तो ये होता है ना कि मैक्सिमम आइडेंटिकली होते हैं वो। अब मान लो अगर आपके इस DNA के अंदर मतलब यहाँ पर कुछ ब्रेक आ गया, ठीक है, मान लो उसके अंदर डबल स्टैंड ब्रेक है, उसके अंदर क्या है, डबल स्टैंड ब्रेक। कि जो DNA है, जैसे अगर हम DNA को ऐसे शो करें कि दोनों ही स्टैंड के अंदर क्या है, यहाँ पर ब्रेक है, मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक पोर्शन है ही नहीं DNA का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि उसके सामने क्या ऑप्शन है, जो होमोलोगस है, कि वो सामने वाले क्रोमोसोम को देख के अपने आप को ठीक कर सकता है, ठीक है। अगर तो सेल G1 स्टेज में है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो जो उसके सामने वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, उसको देख के अपने DNA को रिपेयर करे, क्योंकि अगर तो एक स्टैंड में ब्रेक होता, तो वो सामने वाले स्टैंड को देख के अपने आप को ठीक कर लेता, ठीक है। लेकिन जो सेल S फेज को कंप्लीट कर चुका है या G2 फेज में है, अब उसमें क्या कंडीशन है, अब उसमें क्या होता है कि उसमें सिस्टर क्रोमैटिड बन जाता है, ठीक है, उसमें सिस्टर क्रोमैटिड ऐसे बन गया। तो अगर एक स्टैंड के अंदर ब्रेक है, तो वो क्या कर सकता है, वो दूसरे वाले सिस्टर क्रोमैटिड को देख के अपने आप को बना सकता है। उसके पास तो दोनों ही ऑप्शन है ना, उसके पास तो होमोलोगस क्रोमोसोम तो उसके पास अवेलेबल है ही सी, जो तो नॉर्मली हमें पता है कि वो तो होता ही है, वो तो वैसे भी है। तो अगर तो सेल S या G2 स्टेज में है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सिस्टर क्रोमैटिड को देख के ठीक कर ले, या वो होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के ठीक कर ले, उसके पास तो दोनों ऑप्शन है। लेकिन जो सेल G1 स्टेज में है, उसमें तो सिस्टर क्रोमैटिड है ही नहीं तो उसको तो होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के अपने आप को ठीक करना होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन नहीं है ना ये। तो जैसे अब ये देखो, यहाँ पर जो डायग्राम शो कर रखा है हमें, वो शो कर रखा है S और G2। अब देखो ना, सिस्टर क्रोमैटिड ये है, अगर मान लो DNA के अंदर डैमेज हुआ, ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, जब भी DNA के अंदर जैसे ब्रेक होता है, ऐसे नहीं होता कि वो मतलब एक तरह से ब्लंट है, कि मतलब बस ऐसे ये पार्ट मिसिंग है। होता क्या है कि जैसे आप देख रहे हो कि जो ब्रेक हुआ है, तो अब ये एक स्टैंड के अंदर इतना DNA नहीं है, दूसरे के अंदर इतना नहीं है, तो इतना बड़ा गैप है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, या तो वो सिस्टर क्रोमैटिड को देख के ठीक करे, या वो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको देख के ठीक करे। उसके पास दो ऑप्शन है, अगर सेल G2 या S या G2 फेज में है, ठीक है। तो अब इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा क्या है यहाँ पर, गैप है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। देखो इसमें मैंने आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। एक तो इसको हम कंपेयर इसके साथ भी करेंगे कि जो हमारे सेल्स के अंदर जब हम किसकी बात करते हैं, क्रॉसिंग ओवर की, जब एक्सचेंज होता है ना, उसके लिए भी पहले क्या करना पड़ता है, यू हैव टू
मतलब उसके लिए भी पहले आपको ब्रेक करना पड़ता है, तभी वो जो सामने वाला नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, यही होता है ना क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होते हैं, नॉन सिस्टर, उसके लिए भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो सामने वाले में इन्वेड करेगा और तभी एक्सचेंज होगा, वो भी अभी हम देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर हम रिपेयर पाथवे की भी बात करेंगे, और जनरली जो हम बोलते हैं कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके बीच में एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, जिससे नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले यहां पर क्या होता है, मतलब आपके पास सबसे पहले ये कंडीशन है। ठीक है। कैसी कंडीशन है कि मतलब ब्लंट वाली सिचुएशन नहीं होती, आप देख रहे हो ओवरहैंग है। जैसे इधर आप देख रहे हो कि अ, जैसे अगर आप 3 to 5 देख रहे हो तो इधर ये वाला स्टैंड बड़ा है, इधर आप देख रहे हो इधर 3' वाला बड़ा है। ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशन है। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है MRN कॉम्प्लेक्स। MRN के अंदर 3 प्रोटीन होते हैं, MRE1, RAD50 एंड NPS1। ठीक है, ये 3 प्रोटीन होते हैं। ठीक है। तो ये 3 प्रोटीन अब क्या करेंगे, ये बेसिकली रिकग्नाइज करते हैं उस रीजन को जहां पर आपको ब्रेक देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, और ये कॉम्प्लेक्स कहां पर एक्ट करता है, 5' एंड पे। जैसे क्या है कि बेसिकली हमें ना जो 3' है वो बड़ा चाहिए, वो जो 3' वाला पोर्शन है वो हमें, जैसे अभी तो क्या है ना, अभी तो इधर 5' वाला बड़ा है। ठीक है, इधर तो चलो 3' वाला ही बड़ा था। अब ये जो MRN कॉम्प्लेक्स है, इट विल स्टार्ट रिमूविंग न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द 5' एंड, और अल्टीमेटली देख रहे हो आप क्या हो रहा है कि अब इस वाले डीएनए का साइज ये जो है ये छोटा हो गया। ठीक है। इधर चलो ये पहले ही बड़ा था, बट इसको उसने छोटा कर दिया। और तो कंपैरेटिवली आप देख सकते हो कि दोनों का जो 3' है उसका तो चलो 3' पहले से ही बड़ा था, ये जो इधर 5 to 3 था ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम छोटा था, तो इसको भी उसने छोटा कर दिया। तो अब ये सिचुएशन है। अब ये क्या है, अब बेसिकली क्या है कि अब ये सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है। अगर आपने रेप्लिकेशन पढ़ी है यूकैरियोट्स में, तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि जहां पर सिंगल स्टैंडर्ड रीजन होता है, जो मतलब SSB, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यूकैरियोट्स में SSB का रोल जो होता है वो RPA, रेप्लिकेशन प्रोटीन है। ये जो येलो में प्रोटीन्स लगे हैं इनका क्या नाम है, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। पहले कौन से लगते हैं, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। ठीक है। बाद में क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स होता है जिसका क्या नाम है, RAD51, ये रेप्लिकेशन प्रोटीन ए को रिप्लेस करता है। और जो BRCA2 है, ये अब क्या करेगा, दे आर इन्वॉल्व इन सर्च फॉर होमोलोगस डीएनए एंड इन्वेजन। ठीक है। RAD51 क्या करता है, इट रिप्लेसेस RPA, जो रेप्लिकेशन प्रोटीन ए लगे होते हैं उनको रिप्लेस करता है। और इसके साथ जो BRCA2 आता है, इसका क्या काम होता है, क्योंकि आपको क्या है ना, आपके डीएनए में तो ब्रेक है, आपको क्या देखना है, आपको सामने वाला जो डीएनए है, उस सामने जो होमोलोगस डीएनए है उसको सर्च करना है कि कौन से होमोलोगस डीएनए है, या सामने जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि उसी को देख के डीएनए ठीक होगा। क्योंकि आप देखो ना, आपके पास जो कंडीशन है, आप आपके पास सामने टेम्पलेट तो है ही नहीं। जैसे अगर आप इसको भी कहोगे चलो इसको देख के इतना बना लेंगे, इसको देख के इतना बन सकता है, बट बीच वाला तो नहीं है ना। ठीक है। तो इस केस में क्या आपको होमोलोगस जो डीएनए है, या जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो BRCA2 इन्वॉल्व होता है इन सर्च ऑफ होमोलोगस डीएनए एंड इन्वेजन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब आप ये देखो, अब ये जो आपका जो एक्स्ट्रा वाला स्ट्रेच था, जो कौन सा स्ट्रेच था, जो इस वाले डीएनए में। ठीक है। अब आपका ये जो रेड वाला ये होमोलोगस है। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो एक्स्ट्रा कौन से वाला था आपका, कौन से वाला था। ठीक है, ये तो चलो हमारा हो गया डीएनए एंड डिसेक्शन, जो भी हमने डिस्कस करा ना कि इसका साइज छोटा हो गया। उसके बाद आप देखो क्या है, ये वाला स्टैंड हमारा बड़ा था ना, और उधर से कौन से वाला बड़ा था, ये वाला, यही था ना, क्योंकि दोनों में हमने 5' एंड से कट किया था। ठीक है। अब देखो ये छोटा है। अब ये जो है, अब ये सामने वाला जो बेसिकली कॉपी है, क्योंकि इसको जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड चाहिए। तो आप देखो ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है, और ये क्या करेगा, इसको देख के अपना डीएनए बना लेगा। और जो इसका है, जो बेसिकली जो होमोलोगस है, जैसे उसका एक स्टैंड तो मतलब उसमें कुछ नहीं होता, वो एक तरह से लूप फॉर्मेशन में उसका रोल नहीं है। लेकिन जो दूसरा स्टैंड है, ठीक है, जैसे अगर हम इसको 1 और 2 स्टैंड कहते हैं, तो 2 स्टैंड में तो कुछ नहीं हो रहा, उसको देख के तो आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये वाला था, जो फर्स्ट वाला स्टैंड है, इसको देख के ये वाला अपना कंप्लीट कर लेगा। इसे बोलते हैं डी लूप फॉर्मेशन।
ठीक है। ये डी लूप फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग डीएनए रिपेयर, क्योंकि आपको ये है ना, क्योंकि उसके लिए इन्वेट करना पड़ेगा। चाहे होमोलोगस जो रिकॉम्बिनेशन भी होता है ना, उसके लिए भी ऐसे सही मैकेनिज्म होता है कि उसको इन्वेट करना पड़ेगा, तभी जो है वो डीएनए बना पाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, बेसिकली जब डीएनए कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या होगी आपकी, मतलब रिजोल्यूशन, कि वो दोनों अलग हो गए। ठीक है। अब इसमें जैसे मैं ना आपको एक 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 डायग्राम से बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे आप सिर्फ ना इस वाले अभी इस पार्ट को देखो। जैसे ये वैसे तो हमें किसके बारे में दिखा रखा है, जो क्रॉसिंग ओवर वाला होता है, जो हम रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अल्टीमेटली ना आपके पास दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एक होता है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर में क्या होता है कि जो, जैसे आपने एक डीएनए को रिपेयर करना था, ठीक है, और दूसरा सही था। क्रॉस ओवर में क्या होता है कि उनके बीच में एक्सचेंज भी होता है, कि जो जो डीएनए, जैसे मान लो आपका ये डीएनए सही था, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया ये जो रेड में है ये सही था, आपने तो किसको ठीक करना था, ब्लैक वाले को। मतलब ये वैसे जो ये जो स्पेसिफिक डायग्राम है ये रिकॉम्बिनेशन का है। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन का डायग्राम है, बट सिर्फ समझाने के लिए। ये जो रेड वाला है, इसने इसको देख के ब्लैक वाले ने ठीक होना था, मतलब आपके ब्लैक वाले में प्रॉब्लम है। अब दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं कि उनकी जो रिजोल्यूशन है वो कैसे हो रही है। एक केस वो होता है जिसमें जो सही वाला स्टैंड, जो सही वाला डीएनए था, उसका कुछ पार्ट उस डीएनए पे आ गया जिसको आपने रिपेयर करना था, और जो जिसका रिपेयर करना था उसका कुछ पार्ट उस पे चला गया जो डीएनए सही था। इसे बोलते हैं क्रॉस ओवर। लेकिन नॉन क्रॉस ओवर में ऐसा नहीं होता है। नॉन क्रॉस ओवर के अंदर क्या होता है आपका, जो तो सही है, सही था वो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली सही वाले को देख के ही आपने बनाया ना इधर, तो उसका कुछ पार्ट आपका उस पे चला गया। तो क्रॉस ओवर में आप ये देख सकते हो, क्रॉस ओवर जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आगे जो भी मैकेनिज्म होता है, क्योंकि उसमें हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे। बस ये याद रखना कि क्रॉस ओवर नॉन क्रॉस ओवर में क्या डिफरेंस है। क्रॉस ओवर के अंदर जब जब नॉर्मली भी रिकॉम्बिनेशन होती है, नॉर्मली हम रिकॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं कि एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे पे चला गया, दूसरे का पहले पे आ गया। लेकिन नॉन क्रॉस ओवर में क्या बोलते हैं हम, उसमें एक का तो दूसरे पे जाता है, बट दूसरे का पहले पे नहीं आता। ठीक है, ये दो आप डायग्राम है ना, आपको इसको समझना पड़ेगा कि क्रॉस ओवर में दोनों में एक्सचेंज हो रहा है। अगर फर्स्ट वाले का कुछ पार्ट सेकंड पे गया तो सेकंड वाले का भी फर्स्ट पे आया है। बट नॉन क्रॉस ओवर के अंदर मान लो सेकंड वाले का तो फर्स्ट पे आ गया, बट फर्स्ट वाले का सेकंड पे नहीं आता। ठीक है, मतलब डी लूप फॉर्मेशन दोनों में हो सकती है। बट जैसा भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें क्या होता है ना, इसमें जो डी लूप बनता है वो ना एक्सटेंड भी होता है, उसके एक्सटेंशन होती है। बट इसके अंदर वो एक्सटेंशन नहीं होती, वो इजेक्ट हो जाता है। वो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या ना, इसमें बड़े सारे प्रोटीन्स हैं और बहुत सारे ऐसे नाम है, तो इतने सारे प्रोटीन्स में हमें नहीं जाना है। हमें बेसिक समझना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखो अभी जो मैंने आपको रिपेयर सिस्टम बताया, उसके अंदर मेन हमें क्या समझना है। सबसे पहले तो क्या है, आपके पास जो सिचुएशन होती है वो ऐसी होती है। देखो इन्वेड किसने करना होता है, इन्वेड हमने मान लो इधर से कराना है। ठीक है, तो मतलब हमने 3' वाली साइड से कराना है, बट ये इसको पहले छोटा करना पड़ता है। ठीक है, दोनों तरफ से इधर से आपने इस वाले स्टैंड को इन्वेड कराना था। अब लेकिन बड़ा ही है, इसलिए पहले इसको छोटा करना पड़ता है ताकि इधर से हो। और दूसरा जो है वो तो चलो मतलब जो सही वाला आपका होमोलोगस क्रोमोसोम का डीएनए, दूसरा जो ये है उसको ऐसे इन्वेट करना पड़ता है ताकि उसको देख के आप इधर डीएनए बनाते हो, इसको एक्सटेंड कराते हो। क्योंकि एक चीज आपको पता भी है ना, कि जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड भी करने होते हैं वो 3' मतलब 5' to 3' डायरेक्शन में, क्योंकि 3' OH ग्रुप चाहिए। जब आप पॉलीमरेज में डीएनए बनाना होता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको टेम्पलेट चाहिए होता है और 3' OH ग्रुप चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए तो डीएनए पॉलीमरेज ही बनाएगा ना। आप यहाँ पे देखो, क्योंकि दोनों केस में आप देखोगे, देखो ये देखो, ये 3' होगा ना, इसको देख के यहाँ पे बन रहा है। इधर भी 3' क्योंकि डीएनए तो, अब आपको होगी, अब ये 5' है, यहाँ पे तो आप न्यूक्लियोटाइड ऐड ही नहीं हो सकते, क्योंकि इधर 5' पे ऐड करके सीधा ऐसे ही बना देते। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज भी इन्वॉल्व होते हैं वो डीएनए को किस डायरेक्शन में ऐड करते हैं, मतलब उनको 3' चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, और उनको फ्री 3' OH ग्रुप चाहिए होता है। अब इसके पास टेम्पलेट नहीं था, वो टेम्पलेट किसने दे दिया, आपके इस वाले स्टैंड ने। ठीक है, इसको जो इसको भी टेम्पलेट मिल गया और इसको भी टेम्पलेट मिल गया, और अल्टीमेटली आपका डीएनए बन जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका
होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, इसे हम क्या बोलते हैं आपका, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। और लास्ट में जो चीज आपको याद रखनी है, एक होते हैं क्रॉसओवर और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रॉसओवर। क्रॉसओवर में मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ है। देखो नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर के ड्यूरिंग तो होता ही है। क्रॉसिंग ओवर जो वर्ड हम यूज करते हैं वो किस क्या यूज करते हैं कि एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे पे चला गया, दूसरे का पहले पे आ गया, ऐसा तो नहीं बोलते ना जनरली। अब ये क्या होता है ना, ये अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन ऑल्सो। कुछ केसेस में क्या होता है, एक का तो दूसरे पे चला गया बट दूसरे का पहले पे नहीं आया, इसलिए क्रॉस ओवर हम उसको बोल रहे हैं जिसमें दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ये नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर के ड्यूरिंग भी होता है और ये रिपेयर के ड्यूरिंग भी हो सकता है। बट नॉन क्रॉस ओवर क्या है, जिसमें आपका एक का तो कुछ दूसरे पे चला गया बट दूसरे का पहले पे नहीं आया। ठीक है, ये डायग्राम से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अब ये देखो, ये एक और यहाँ पर इमेज दिखा रखी है, क्योंकि ये ना आपको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से अलग अलग देखने को मिल सकता है। देखो इसमें भी क्या कंडीशन थी, पहले ऐसे ब्रेक था बट बाद में आप देख सकते हो कि इसमें इन्होंने शो नहीं करा है। जैसे इन्होंने ये स्टैंड को बड़ा ही दिखा रखा है बट बाद में मैंने आपको बताया ना कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होता है आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ये ना प्रोटीन्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको रैड 51 लिखवाया था, रैड 51 था, क्या था उसमें, रैड 50 था, 51। ये ना कहीं जैसे अब यहाँ पे 52 है, 52, 54, BRCA। मतलब मेन काम क्या होता है, जो रैड होता है ना वो, जो रैड 51 है वो रेप्लिकेशन प्रोटीन ए को रिप्लेस करता है, जिसने सिंगल स्टैंड वाले पोर्शन के साथ बाउंड थे। और जब BRCA उसके साथ होता है तो दैट हेल्प्स इन द इन्वेजन, कि वो उसको बताता है कि कहाँ पे जाके इन्वेड करना है। जो BRCA दिख रहा है ना आपको, BRCA1, BRCA2, इनका मेन काम क्या होता है कि जो आपका होमोलोगस, क्योंकि ये ना हो ना कि आप जो आपका बेसिकली ड्यूरिंग रिपेयर कुछ ऐसा ना हो ना कि वो किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ जो नॉन होमोलोगस है उसके साथ जाके बाइंड हो जाए, फिर उससे तो क्या होगा, फिर उसकी वजह से तो फिर नए कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। और एक ये इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था नेट के पेपर में ना, इसमें बेसिकली क्या बता रखा है, इनके अंदर ना एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये एक जैसे मान लो DNA में ब्रेक हुआ तो सबसे पहले एक प्रोटीन आता है रैक BCD, ये हम बैक्टीरिया में बोलते हैं, किसमें बोलते हैं, बैक्टीरिया में। अभी एग्जाम में क्वेश्चन यही आया था कि सबसे पहले कौन आता है फिर कौन आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, रैक BCD, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे मेनली जो BOD हैं, ये दोनों न्यूक्लियस होते हैं। जो रैक BOD क्या होते हैं आपके, इनका न्यूक्लियस एक्शन होता है, ये न्यूक्लियस होते हैं। मतलब बी तो न्यूक्लियस भी होता है और इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है। लेकिन जो रैक डी होता है उसके पास मेनली कौन सी एक्टिविटी होती है, न्यूक्लियस। ये क्या करता है, जो जहां पर जैसे ब्रेक है ना DNA में, वहां से ये स्टार्ट करता है। नॉर्मली इसका काम जो होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में भी होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, बट ये जैसे बाइंड करता है। और एक ना ये साइट होती है चाई साइट। देखो ये अगर आप रैक BCD को पढ़ोगे ना, इसका एक जनरली जो रोल होता है, जनरली रोल होता है इसका रिकॉम्बिनेशन में। जो हम कहते हैं ना कि बैक्टीरिया के अंदर, वैसे हम बोलते हैं ना बैक्टीरिया में ऐसे, जनरली ऐसे तो नहीं बोलते कि क्रॉसिंग ओवर होती है, बट बैक्टीरिया में क्या होता है, कई बार जो बैक्टीरिया का अपना, बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम है बट कई बार बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होते हैं या कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA होता है, उसके साथ उसने ज्वाइन करना होता है। ठीक है, जैसे ये हम पढ़ेंगे ना बैक्टीरियल जेनेटिक्स में, जैसे ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है, तो मान लो इसको इंटीग्रेट होना है। देखो कोई भी चीज एक्सचेंज होने के लिए, इंटीग्रेट होने के लिए, वहां पर कुछ ना कुछ ब्रेक इंड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जो हम पढ़ रहे हैं वो रिपेयर है, क्योंकि हमने कहा कि DNA के अंदर ब्रेक है, वो ब्रेक किसी रेडिएशन की वजह से हुआ है। अदरवाइज अगर कभी भी एक्सचेंज करना है, जैसे हमने कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम से होते हैं, उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, उसके लिए एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके अंदर पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो सामने वाले के साथ एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो चलो ब्रेक दिखा रखा है, अदरवाइज वो ब्रेक, या अदरवाइज क्या होता है ना, जो एंड होता है वहां से ये काम करना स्टार्ट करता है। क्योंकि यहाँ पर तो ब्रेक आ गया तो उसको एंड मिल गया, जैसे DNA तो इतना बड़ा है,
अब उसमें यहाँ पे ब्रेक है, तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए तो ऐसा है, तो ये रैक बीसीडी जो है ये तब भी काम करता है। अदरवाइज तो रैक बीसीडी ने अगर रिकॉम्बिनेशन करनी थी तो वो यहाँ से स्टार्ट करता। ठीक है। अब इसमें ना एक स्पेसिफिक साइट होते हैं चाई, ये मतलब क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड होती हैं। तो क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे एक लूप बन गया और डीएनए डिग्रेड हो जाता है। तो अब देखो इसमें भी वैसी कंडीशन बनाई जाती है कि एक 3' ओवरहैंग आ जाए, जो नॉर्मली अभी हमने पढ़ा है। और 3' ओवरहैंग पे आगे फिर क्या लग जाता है, रैके। ठीक है। ये क्या लग गया, रैके। ये रिपेयर, ये बैक्टीरिया के अंदर एक रिपेयर पाथवे होता है, उसके अंदर जो डबल स्टैंड ब्रेक है वहां पे ये काम करता है। ठीक है। तो पहले रैक बी सी डी आता है, फिर क्या आता है, रैके। ठीक है। तो इसमें ना आपको मतलब बाकी तो चलो आगे जो भी मैकेनिज्म होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था ना इस बार उसमें सिर्फ आपसे उसने ये पूछा था कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर रिक्रूटेड ड्यूरिंग डबल डीएनए डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर इन प्रोकैरियोट्स। तो आपको क्या है, सबसे पहले कौन आएगा, रैक बीसीडी। ठीक है, रैक बीसीडी, तो पहली दो ऑप्शन तो खत्म ही होगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, रैक के। रैक ए क्या है, जिसने रिकॉम्बिनेशन करानी है। ठीक है, तो रैक बीसीडी पहले आया, उसके बाद रैक के। अब बैक्टीरिया के अंदर एसएसबी होते हैं, जो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसका जो काम हमारे अंदर आरपीए का होता है, हमारे अंदर रेप्लिकेशन प्रोटीन ए होता है। देखो रैक ए अलग चीज है, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए अलग चीज है। रेप्लिकेशन प्रोटीन ए हमारे अंदर होता है, इसका वो काम होता है जो किसका होता है, एसएसबी का। उसके बाद पॉलीमरेज 3 और लाइगेस। ये सिर्फ जो मैंने आपको डायग्राम शो करा ना, देखो वैसे अगर आप रैक बीसीडी पढ़ोगे ना, इसका रोल बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेशन का भी होता है। देखो ना, बैक्टीरिया में सिचुएशन अलग है। हमारे अंदर तो हम कहते हैं ना क्रॉसिंग ओवर होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। बैक्टीरिया में तो ऐसा नहीं है ना, बैक्टीरिया में तो जनरली एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, बैक्टीरिया में अगर कुछ रिकॉम्बिनेशन होनी होती है तो कई बार या तो ऐसा हो सकता है कोई जैसे मैंने आपको प्लाज्मिड बताया, या कोई वायरस का जीनोम है, उसको आके इंटीग्रेट होना है किसके अंदर, बैक्टीरिया के जीनोम में। होते हैं ना, वायरस की लाइफ साइकिल होती है। तो नॉर्मली तो बैक्टीरिया में जो अगर कोई रिकॉम्बिनेशन इवेंट हो रहा है तो वहां पर भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बट अभी हमारा मेन कंसर्न है डीएनए रिपेयर। तो सबसे पहले रैक बीसीडी आएगा, उसके बाद रैक ए आएगा। ठीक है, और उसके बाद तो फिर आपको बताइए कि बेसिकली आपका ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि सबसे पहले उसने किसकी रिक्रूटमेंट दिखाई है, रैक बीसीडी की। और उसके बाद उसने क्या शो करा है, रैक ए। ठीक है, रैक ए फिलामेंट। मतलब उसके बाद फिर आके कुछ आपके एसएसबी वगैरह लगेंगे। ठीक है, क्योंकि रैक ए का रोल किसके अंदर होता है, आपका रिकॉम्बिनेशन में। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में ना पहले तो चलो रैक बीसीडी आएगा, उसके बाद एसएस भी आना चाहिए। ठीक है, पहले हमने फोर्थ ही लगाया था, थर्ड नहीं, थर्ड नहीं फोर्थ, क्योंकि एसएसबी जो ओवरहैंग है ना, क्योंकि एसएसबी का क्या काम होता है कि वो सिंगल स्टैंड को स्टेबलाइज करता है। जैसे होता है ना, ये कंडीशन है कि ये छोटा स्टैंड है, ये बड़ा है। तो हमने अभी उसमें भी देखा था कि पहले यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोटीन ए आके लगा था। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या उसमें यूकेरियोट्स में क्या डिस्कस किया था, फिर आपका रैड 51 उसको रिप्लेस करता है। और बी आर सी ए जो 2 है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम को देखता है सामने। तो पहले एसएसबी आएगा फिर रैक की आएगा। ठीक है, वो डायग्राम में शो नहीं कर रखा। तो पहले रैक बीसीडी, एसएसबी, रैक ए, पॉलीमरेज 3 और फिर डीएनए लाइगेस। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आपका, फोर्थ। ठीक है, इधर डायग्राम में शो नहीं कर रखा। अदरवाइज ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है, वहां पर पहले क्या आना चाहिए था, जैसे होता है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच है, पहले यहाँ पर एसएस भी आने चाहिए फिर रैक के आएगा, क्योंकि रैक के ने तो रिकॉम्बिनेशन करानी है ना। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस करा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जनरली किससे रिलेटेड है, आपके जो अ, जैसे मैंने आपको बताया ना, रिपेयर के टाइम पे भी डबल स्टैंड ब्रेक करना होता है, और रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे भी। ठीक है, जैसे पहले मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ, जैसे आप ये देखो, ये हमने जब मियोसिस पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है।
तो सबसे पहले एक प्रोटीन आता है SPO11, SPO11। ये ब्रेक इंड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो भाई कि जैसे हमने अभी जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन या जो डीएनए रिपेयर में पढ़ा कि वो जैसे ओवरहैंग वगैरह बनाएगा। आप देख रहे हो ना यहाँ पर भी क्या क्या लगा, RPA। फिर वही जैसे RAD51, ठीक है, वो रिप्लेस करेगा। और अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि जो डीएनए है, जो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज हो गया, ठीक है। जैसे वहां पर थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि ये प्रोटीन्स के नाम जो होते हैं ना, ये कई बार अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं। अभी रिपेयर सिस्टम में क्या है कि उस केस में जो ब्रेक हुआ है वो किसी रेडिएशन के कारण हुआ है। इस केस में अगर जब आपको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करानी होती है, उस केस में पहले आपको ब्रेक इंड्यूस कराना पड़ता है। ब्रेक इंड्यूस होगा तभी जो है वो सामने वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके साथ एक्सचेंज कर पाएगा। देख रहे हो ना, सेम है। देखो एक जो होमोलोगस है उसके अंदर आपने ब्रेक नहीं करा, आउट ऑफ टू ओनली आपने वन के अंदर ब्रेक किया। फिर वही डी लूप फॉर्मेशन हुई। और इसमें क्या होता है, जब तो क्रॉस ओवर बनाने होते हैं तो ये जो डी लूप है ना, इसकी एक्सटेंशन होती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो डी लूप है ये एक्सटेंड हो रहा है। लेकिन जब नॉन क्रॉस ओवर बनाने होते हैं उसमें ना डी लूप फॉर्मेशन तो होती है बट उसकी एक्सटेंशन नहीं होती, ठीक है। वो मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि क्रॉस ओवर कैसे बन रहे हैं, नॉन क्रॉस ओवर कैसे बन रहे हैं। आप बस ये याद रखना कि अगर क्रॉस ओवर बनाना है तो डी लूप को एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये जो डी लूप है ये एक्सटेंड हो रहा है, बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डी लूप जो होता है वो एक्सटेंड नहीं होता, ठीक है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया, तो वो क्या करे क्वेश्चन में, टू ऑप्टेन recombinant products during meiosis, a double strand break in the DNA yields crossover needed for chiasmata formation. The propagation of non-crossover and crossover pathways begins with the formation of a D loop. D loop दोनों में बनेगा, ठीक है। However, it may not result in the production of recombinant gametes, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट उसने क्या दी, expansion of D loop takes place in non crossover pathway but not in crossover pathway। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन जो होती है वो डी लूप की कौन से पाथवे के अंदर होती है, क्रॉस ओवर पाथवे के अंदर, बट नॉट इन द नॉन क्रॉस ओवर पाथवे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इजेक्शन ऑफ एलोंगेटिंग स्टैंड टेक्स प्लेस इन द नॉन क्रॉस ओवर पाथवे बट नॉट इन द क्रॉस ओवर। मतलब वही होता है ना, जो एलोंगेटिंग स्टैंड है वो इजेक्ट हो जाता है। इजेक्शन जो हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक जो एक जो आपका क्रोमोसोम है, जैसे हमने कहा ना कि एक के अंदर नॉन क्रॉसओवर में तो क्या हो रहा है, जिसमें ब्रेक नहीं हुआ वो तो ऐसा रहेगा। जो दूसरा है उसमें आप कह रहे हो कि कुछ पार्ट आ गया, ठीक है ना। यही दिखाया ना डायग्राम के अंदर हमने, तो उसमें इजेक्शन हो जाती है एलोंगेशन स्टैंड की। जैसे आप ये देखो, जो हमने ये शो करा है इसके अंदर देखो, अगर आपके पास वैसे देखो ना, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम के ये कौन से क्रोमैटिड है, नॉन सिस्टर। जैसे ये दिखा रखना, ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं। क्रॉसिंग ओवर हमें पता है किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर के बीच में। उसमें हम क्या शो करते हैं, दो पेरेंटल बनते हैं, दो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, ठीक है। तो अगर तो बेसिकली आपका एक्सटेंशन हो रही है टी लूप की, उस केस में क्रॉसओवर बनता है। लेकिन अगर आपका बेसिकली जैसे लिखा ना, सिंथेसिस डिपेंडेंट स्टैंड एलोंगेशन, मतलब डी लूप तो दोनों में बना, बट उस जो नॉन क्रॉसओवर है उसके अंदर इजेक्शन हो जाती है। इजेक्शन की वजह से देखो इसमें कुछ नहीं चेंज आया, चेंज सिर्फ किसमें आया है, जिसके अंदर ब्रेक किया गया था। मतलब जिसमें ब्रेक किया गया उसमें सामने वाले का पार्ट आ गया, बट दूसरे वाले के अंदर जिसमें ब्रेक किया, जिसमें ब्रेक किया था उसका कुछ पार्ट सामने वाले में नहीं गया, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, ये काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उसमें हमें जाना नहीं है। आप मेनली बस ये याद रखो कि जो मुद्दे की बात है, एक्सपेंशन ऑफ डी लूप जो होती है वो क्रॉसओवर पाथ में होती, क्रॉसओवर पाथवे में होती है। और इजेक्शन ऑफ एलोंगेटिंग स्टैंड किस में होती है, नॉन क्रॉसओवर पाथवे में, ठीक है। क्योंकि ये एक और भी डायग्राम है जो आप देख सकते हो, जिसमें क्या शो कर रखा है आपका, जैसे जो हम बोलते हैं ना कि एक मैकेनिज्म दिया था रिकॉम्बिनेशन का, दैट वाज बेस्ड ऑन रॉबिन हॉलिडे। जैसे अभी देखो होमोलोगन 1 2, अब इसमें कट किया, कट होने के बाद जैसे आप देख, क्योंकि अलग अलग ने ना अलग अलग मैकेनिज्म बता रखे हैं, जैसे इसने दोनों में कट करा है,
इसने इसमें भी कट दिखाया, इसमें भी कट दिखाया। उसके बाद ये देख रहे हो आप, हेलिकेज और डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आए, रैकेट टाइप प्रोटीन आए। उसके बाद वो कह रहा है कि कोवलेंट ब्रिज बना। उसके बाद ये 3D स्ट्रक्चर है, फिर ये इक्विवेलेंट 3D स्ट्रक्चर है, फिर रिजोल्यूशन हुई, और लास्ट में उसने देखो आपको रिकॉम्बिनेंट दिखाया कि रेड वाले का पार्ट जो है वो भी ब्लैक वाले पे गया है, और ब्लैक वाले का पार्ट भी किसके ऊपर आया है, रेड वाले के ऊपर। तो ये क्या ना, अलग अलग जो है, जो रिकॉम्बिनेशन है उसको भी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है, और इसको अलग अलग वे में बता रखा है। इस केस में तो उसने हमें क्या शो करा है कि ये क्रॉस ओवर वाले हैं, ठीक है। बट नॉन क्रॉस ओवर में मैंने आपको क्या बताया, एक का पार्ट तो दूसरे पे जाएगा, बट दूसरे वाले का पार्ट जो है वो पहले वाले पे मतलब नहीं जाएगा, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ, क्योंकि ये ना दोनों चीजें लिंक हैं थोड़ी सी ना, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और जो हम रिपेयर की बात कर रहे हैं। जैसा अभी एक क्वेश्चन ही आया था पेपर में, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो हमने देखा कि जो प्रोसेस होता है डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर रिकॉम्बिनेशन का, दैट इज ट्रिगर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डबल स्टैंड ब्रेक इन द डीएनए ड्यूप्लेक्स। ठीक है, ये तो हमें पता है कि डबल स्टैंड ब्रेक होगा तभी आपकी रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगी इन ए प्रोसेस नोन एज थ्री प्राइम एंड रिसेक्शन। ठीक है, द एक्सोन्यूक्लियस along with the DNA helicase degrade one strand on either side of break and generates थ्री प्राइम सिंगल स्टैंड टर्मिनाई। ये तो चलो सही है कि हमें थ्री प्राइम टर्मिनाई चाहिए, बट रिसेक्शन फाइव प्राइम एंड की होती है। रिसेक्शन जो हमने डिस्कस करा है वो फाइव प्राइम एंड की, जो एमआरएन कॉम्प्लेक्स करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। वन स्टैंड ऑफ डोनर ड्यूप्लेक्स इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोड्यूप्लेक्स डीएनए एंड जनरेट्स ए डिस्प्लेसमेंट लूप। ये भी सही है, क्योंकि दोनों में से एक ही स्टैंड इन्वॉल्व है। अब इसमें एक स्टेटमेंट है कि ब्रांच माइग्रेशन अलाउ द मूवमेंट ऑफ अलाउज द पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर टू मूव। तो अब इसमें यह है कि जो पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर है वो तो नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो सकती है। इसमें देखना पड़ेगा एक बार और क्या पॉसिबिलिटी है, और ये हमने डिस्कस करा ही है। डीएसबीआर, देखो क्या ना, मैंने आपको बार बार कि ये ना कंपैरिजन है किस चीज का, एक जो हमारे अंदर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होती है उसमें भी देखो आपने डी लूप फॉर्मेशन की बात करी है। जब जब डीएनए डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर करना है तब भी डी लूप बनता है। और उसके अलावा क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, देखो मैंने आपको जो इमेज दिखाई थी वो इमेज है एक केस में कि जिसमें हमने क्रॉस ओवर नॉन क्रॉस ओवर देखे हैं। वो वाली इमेज है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो आप देख रहे हो कि दोनों प्रोसेसेस के अंदर कितनी सिमिलैरिटी है, मे भी थोड़े प्रोटीन से लगा है। ये ब्रेक किस वजह से हुआ है, ड्यू टू सम रेडिएशन। और जब क्रॉसिंग ओवर करानी होती है उस टाइम पे जो ब्रेक इंड्यूस करना वो एक अलग बात है, बट डी लूप दोनों में बन रहा है। डी लूप की एक्सपेंशन होती है तो क्रॉस ओवर बनता है, अगर इजेक्शन हो जाती है जो एलोंगेटिंग स्ट्रैंड की तो फिर आपका नॉन क्रॉस ओवर बनता है। ठीक है, तो इसलिए ना मैंने यहाँ पर दोनों कंसेप्ट को क्या करा है, कंपेयर करा है। ठीक है, तो ए भी सही है हमारा, सी भी सही है, और ई, तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, बी। ठीक है, तो ए सी और ई तीनों क्या आपके करेक्ट है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया। ये बेस एक्सीशन रिपेयर, चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, बेस एक्सीशन वाला ये हमने पढ़ा था, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। अब इसमें लास्ट हमारे पास है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, ये क्या होता है। अब देखो क्या होता है, अब मान लो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ब्रेक तो चलो डबल स्टैंड के अंदर है। ठीक है, अब इसमें उसने आपको क्या शो कर रखा है, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो रेड वाला है ये तो मतलब ये तो ब्लंट ही है, बट दिस पार्ट इज बेसिकली स्टिकी, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोटीन आगे लगते हैं जिसका क्या नाम होता है, केयू प्रोटीन, KU70 एंड 80। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, डीएनए प्रोटीन काइनेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन काइनेज कैटालिटिक सब यूनिट, प्रोटीन काइनेज
कैटालिटिक सब यूनिट, प्रोटीन काइनेस कैटालिटिक सब यूनिट, प्रोटीन काइनेस कैटालिटिक सब यूनिट। अब क्या होता है यहाँ पर ना, एक प्रोटीन उन्हें शो नहीं कर रखा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन यहाँ पर आता है, क्योंकि ये प्रोटीन काइनेस कैटालिटिक सब यूनिट क्या करती है, एक प्रोटीन होता है एट्रामिस। एट्रामिस की ये फॉस्फोरिलेशन करता है, एट्रामिस की क्या कराता है, फॉस्फोरिलेशन। और जैसे ही एट्रामिस की फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, ये जो एट्रामिस प्रोटीन है, इसके पास में एक एक्टिविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी क्या करती है, वो क्या करती है, ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, इसको ट्रिम करा देगी। जैसे मान लो आपके पास ये कंडीशन है ना, तो इस वाले पार्ट को वो ट्रिम करा देगी। और ट्रिम कराने के बाद क्या होगा, मतलब उसके बाद ये इन दोनों को ज्वाइन करा देगी। इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ पार्ट मिस हो जाएगा डीएनए का। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये जो पार्ट है, जो एक्स्ट्रा, उसको ना इसने काट देना है, एक्स्ट्रा पार्ट की ट्रिमिंग करा देनी है। तो जैसे अभी आपके पास क्या कंडीशन है यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि ये एक स्टैंड बड़ा है एक छोटा है, अब इसमें वो क्या कर देगा, मतलब इधर से ट्रिम करके इसको इक्वल कर दिया, और ये जो आपका रेड वाला था वो तो ऐसा सच ही है, अब ये दोनों आपस में बस ज्वाइन करा देंगे। इसमें क्या है कि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया ना, अ, अगर तो सेल कौन से फेज में है, एस या जी टू में, तो उसके पास तो ऑप्शन होती है कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड। अब वैसे तो जब जीवन फेज में है तब उसके पास एक ऑप्शन तो ये है, क्योंकि वो तो होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के ठीक कर सकता है, अदरवाइज वो ये भी कर सकता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है, कई बार ना, अगर मान लो एक से ज्यादा क्रोमोसोम या डीएनए में ब्रेक है, तो कई बार रॉन्ग एंड्स ना ज्वाइन हो जाए। जैसे ये तो अभी एक क्रोमोसोम है, ऐसे दूसरे में भी ब्रेक है, तो कई बार क्या होता है, एक का पार्ट दूसरे के साथ ज्वाइन हो गया, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसमें क्या है, सम पार्ट इज मिसिंग, इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट मिस हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, NHEJ, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। इसमें वो कह रहा है ना, जो कट है वो पार्ट को आप डिलीट ही कर दो, उसको रिमूव ही कर दो। तो इसमें कुछ पार्ट जो डीएनए का है, वो ये भी फिर एरर प्रोन है, बिकॉज इसमें कुछ पार्ट जो डीएनए का वो रिमूव हो जाएगा। होमोलोगस में तो हमने क्या करा, बनाया पूरा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। तो एक हमने किसकी बात करी थी, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो आपने देखा, उसके अंदर तो चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कि उसके अंदर आपने देखा कि कैसे रिसेक्शन करनी पड़ती है, फिर सामने वाले स्टैंड में इन्वेट करना पड़ता है, डी लूप बनाना पड़ता है, और वो जो डी लूप आपका बना है उसकी एक्सपेंशन होती है, या जो इजेक्शन होती है एलोंगेटिंग स्टैंड की, तो उस केस में तो कॉम्प्लेक्स है। इसमें तो क्या करा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काटो और बस एंड्स को ज्वाइन कर दो, बस ये होते हैं नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, इसके अंदर बस इतना सा पार्ट जो है ना, इसको ट्रिम कर दो। वो एट्रामिस करता है, और एट्रामिस को बेसिकली पहले KU7080 आते हैं, फिर डीएनए प्रोटीन काइनेस कैटालिटिक सब यूनिट, वो एट्रामिस को एक्टिवेट करती है। एट्रामिस के पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे होगा ना, अगर मान लो ये आपका 3 है, या ऊपर वाला स्टैंड आपने 3' दिखाया, ये 5' है, तो हमें 5 to 3 चाहिए ना, जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करे, मतलब 5 to 3 के डायरेक्शन में। तो और मतलब ऑब्वियसली ऊपर वाला स्टैंड 3 to 5 है, नीचे वाला आपका 5 to 3 है, क्योंकि कट हमें कौन से स्टैंड में कराना है, ऊपर वाले में, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है। वहां से उसने डीएनए को काटना स्टार्ट करा और दोनों को इक्वल कर दिया, जैसे इक्वल हुआ बस उनको ज्वाइन कर दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़े आपके डिफरेंट रिपेयर पाथवेज। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। बाकी वही ना, प्रोटीन्स के नाम आपको जैसे होता है ना, अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेंगे, बट मेन मोटिव ये है कि आपको थोड़ा बहुत पता हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, कि तो ये जो रैक BCD पाथवे की बात करी, ये बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया, तो उसके इसमें भी क्या था, डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर था। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर है। वैसे जो हम यूकेरियोटिक, जो हमने वैसे पढ़ा ना, MRN कॉम्प्लेक्स, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस की बात हम यूकेरियोट्स में करते हैं। ये जो स्पेसिफिकली ये हमने बैक्टीरिया में बात करी है, रैक BCD की, फिर SSB आता है, रैक आता है, पॉलीमरेज 3 और DNA लाइगेज। ठीक है, तो
इस तरह से हमारे जो रिपेयर पाथवेज हैं वो क्या हो गया आपके कंप्लीट। तो लास्ट लेक्चर में हमने पहले 4 रिपेयर पाथवे पढ़े थे, फर्स्ट 4, मिथाइल डायरेक्टेड न्यूक्लियोटाइड, बेस एक्सीशन और डायरेक्ट रिपेयर। आज हमने डिस्कस करा एसओएस रिस्पॉन्स क्या होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, और आपका नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, तो विद दिस आर रिपेयर पाथवेज जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो चलो ये आपका टेक्निक से लिंक्ड है, बट रिपेयर प्रोटीन्स का जैसे नाम आया तो ये अभी एग्जाम में आया था आपका जून 24 के अंदर। अब देखो क्या क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या होता है, आपको थोड़ा टेक्निक्स का पता होना चाहिए। जैसे एक है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ 3 डीएनए रिपेयर प्रोटीन ए बी एंड सी वर इन्वेस्टिगेटेड। ए बायोटिन एलिटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जैसे बायोटिन क्या होता है, ये एक तरह से विटामिन होता है। तो एक्चुअली एक इंटरेक्शन होती है बायोटिन और एविडिन की। जैसे बायोटिन तो विटामिन होता है और एविडिन उसके साथ लगता है। So a biotin-related single-stranded DNA was prepared and incubated with proteins in different combination। जैसे कॉम्बिनेशन क्या है कि आपने सिर्फ प्रोटीन, जैसे पहले केस में आपने कुछ भी नहीं दिया, फिर आपने प्रोटीन ए दिया, फिर आपने बी दिया, फिर आपने सी दिया, फिर एक केस में प्रोटीन ए और बी दोनों दिए, और एक केस में आपने तीनों दिए ए बी सी। ठीक है, दिस वॉज फॉलोड बाय स्टेप्टाविडिन पुल डाउन। एक्चुअली ये जो स्टेप्टाविडिन पुल डाउन ऐसे होता है ना, इसको हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए करते हैं। ठीक है, वो भी आपको पता लग जाएगा। क्योंकि क्या करेगा ना, ये जो स्टेप्टाविडिन है, जैसे मान लो डीएनए पे प्रोटीन लगा हुआ है और बाद में आप स्टेप्टाविडिन देते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न ब्लॉट होता है ना, ये प्रोटीन के लिए होता है। जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जाती है ना, जैसे हम अलग अलग टाइप की ब्लॉटिंग बोलते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग होती है डीएनए के लिए, नॉर्दर्न होती है आरएनए के लिए, तो वेस्टर्न होती है प्रोटीन के लिए। तो दिस was followed by streptavidin pull down to enrich single strand डीएनए बाउंड प्रोटीन। कि मतलब उनको हमने अलग करना है कि जो प्रोटीन जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ जो बाउंड है। अब देखो क्या है, दिस वाज डिटेक्टेड बाय वेस्टर्न ब्लॉट। जब तो आपने कुछ भी नहीं दिया तो आपके पास कोई बैंड नहीं आया। जब आपने प्रोटीन ए दिया तो बैंड आया। इसका मतलब प्रोटीन ए डीएनए से बाइंड करता है, क्योंकि ये बैंड उसी प्रोटीन का आएगा जो डीएनए से बाइंड करता है। क्योंकि आपने जो सेपरेट करा ना, वो किस बेस पे करा है, स्टैप्टाविडिन पुल डाउन जो लिखा हुआ ना। मतलब इस ये जो हमारे पास डाटा है, जिसका बैंड आ रहा है, इसका मतलब वो डीएनए से बाइंड करता है। तो पहली ऑप्शन है प्रोटीन ए बाइंड्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये स्टेटमेंट सही है। जब आपने प्रोटीन भी दिया एलोन, तो आपका कोई बैंड नहीं आया। इसका मतलब जो प्रोटीन बी है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड नहीं करता। ये भी सही है। हमें कौन सी बतानी है, नॉट ए करेक्ट कंक्लूजन। जब आपने सी दिया तब भी कोई बैंड नहीं आया। जब आपने ए और बी दिया तो दोनों के बैंड आए। इसका मतलब क्या है कि जो ए है, देखो ए का तो पहले भी आया था। इसका मतलब क्या होता है, जब डीएनए के ऊपर ए आके लगता है तभी बी आके लगेगा। जैसे होता है ना, दोनों प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन है, जब ए दिया तो बैंड आया, बी दिया तो नहीं आया। अब जब ए और बी आया तो दोनों का आया। इसका मतलब डीएनए पे जब ए लगा होगा तभी बी आके लगेगा। इससे हमें पता लग गया कि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है, कि ए जब आता है तभी बी लगता है। अब उसने फिर क्या कहा, तो अब उसने क्या लिखा है, फिर जब उसने ये स्टेटमेंट लिखी कि जब ए बी सी तीनों है तो ए और बी का भी बैंड नहीं आया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, प्रोटीन सी डीस्टेबलाइजेस द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन ए टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्योंकि प्रोटीन सी ए को ही नहीं लगने दे रहा। देखो ए लगेगा तब भी आगे लगेगा। अब आपने ए बी सी तीनों दिए, तो सी ने ए को ही नहीं लगने दिया पहले। अब ए ही नहीं लगा तो फिर बी कैसे लगेगा, तो ये भी सही है। अब वो कह रहा है प्रोटीन सी इंटरेक्ट्स विद प्रोटीन ए बट नॉट विद प्रोटीन बी। ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है हमने उसमें ए बी सी जब है वो तीनों दिए हैं। तो ये तो जरूर हम कह रहे हैं कि प्रोटीन सी जो है वो अब प्रोटीन ए को बाइंड नहीं होने दे रहा। लिखा ना, प्रोटीन सी डीस्टेबलाइजेस, या मतलब प्रोटीन ए डीएनए पे लगा बट सी ने उसे हटा दिया। ये तो हम कह रहे हैं कि ए के साथ तो इंटरेक्ट कर रहा है कि तभी उसको हटा रहा है। बट हम ये नहीं कह सकते ना कि वो प्रोटीन बी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो वो उसके लिए तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। उसके लिए या तो बी और सी होते, जैसे होता है ना आपके पास
किसी भी केस में उसने बी और सी नहीं लिया। अगर बी और सी लेता ना, वैसे देखो बी का बैंड ही नहीं आ रहा। जैसे बी का जो है ना, बी जब आपने अकेले दिया तो उस केस में तो कोई हमारे पास बैंड आया ही नहीं। और बी और सी के बारे में तो उसने कुछ बताया ही नहीं रखा ना। ये तो ए बी सी हमारे पास है, हमें पता है जब ए और बी, हमने कंपैरिजन दोनों का करना है। जब ए और बी थे तो दोनों दोनों का बैंड आ रहा था। जब ए बी सी दिया तो किसी का भी नहीं आया। इसका मतलब सी ने ए को नहीं लगने दिया। बट ये कहना है कि सी जो है वो सिर्फ ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बट बी के साथ नहीं कर रहा, ऐसा हमारे पास कोई डाटा यहाँ पे नहीं है कि जिसके बेस पे हम ऐसी कंक्लूजन पे आ सके। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ।